वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं दिनासरी। तो कहानी की शुरुआत में हम इस कहानी के हीरो शक्ति को देखते हैं, जो अपने माता पिता और बहन के साथ अपने लिए रिश्ता देखने जा रहा है। शक्ति लड़की से जब अकेले में बात करने जाता है ना, तो पता नहीं क्यों उसके घर वाले एकदम से डर जाते हैं। हमें उनकी बीच की बातों से पता चल जाता है दोस्तों कि शक्ति ऑलरेडी 7 लड़कियों को रिजेक्ट कर चुका है, इसीलिए ये सभी डर रहे हैं। इधर लड़की से सारी बातें करने के बाद शक्ति पूछता है, तुम जो जॉब करती हो वहां सैलरी कितनी है। लड़की बोलती है कि 30,000। बस दोस्तों, ये सुनते ही शक्ति इस लड़की को भी रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि उसको एक ऐसी लड़की चाहिए जो शक्ति के बराबर या उससे ज्यादा पैसे कमाती हो। और बात करें शक्ति की, तो वो एक आईटी कंपनी में जॉब करता है, जहां उसकी सैलरी करीब 1 लाख रुपए है। शक्ति के पिता उससे आखिरी बार पूछते भी हैं कि बेटा, आखिर तुझे ज्यादा कमाने वाली लड़की क्यों चाहिए? क्या तुम्हें नहीं लगता कि कोई लड़की तुम्हारे लिए रोज अच्छा खाना पकाए, तुम्हारे परिवार का ख्याल रखे और तुम्हें प्यार दे? तो शक्ति कहता है कि पिताजी, आज के कंपटीशन के दौर में हमें प्रैक्टिकल होकर सोचना पड़ेगा, नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे। यहाँ शक्ति अपने पिता से भी कहता है कि अगर आपने ऐसी लड़की से शादी की होती जो कुछ कमा रही हो, तो आपकी भी जिंदगी आज अलग होती पापा। तो शक्ति के पापा गुस्से में होकर बोलते हैं, तुम्हारी माँ में कमी क्या है? उन्होंने घर को, मुझे और तुम लोगों को जिंदगी भर संभाला, क्या ये कम नहीं है? काम क्या हमेशा एसी में लैपटॉप के सामने बैठकर ही होता है क्या? मुझे तुम्हारी माँ से बेहतर कोई दूसरी लड़की नहीं मिल सकती थी, समझे? अब पिता की तरह समझाने के बाद भी शक्ति की डिमांड वही होती है कि वो शादी करेगा तो उसी लड़की से जिसकी इनकम ज्यादा होगी या उससे बराबर होगी। शक्ति के जीजाजी इस वक्त दुबई में रहते हैं, इसीलिए शक्ति की बहन अपनी बेटी के साथ उसके साथ ही रहती है। शक्ति इसी बीच एक जमीन खरीदकर उस पर एक बड़ा सा घर बनवाने लग जाता है, ताकि उसका परिवार और बड़े घर में आराम से रहे। इस घर के लिए शक्ति ने बैंक से भी लोन लिया होता है और कुछ लोकल लोगों से भी लोन लिया होता है। अब यह घर शक्ति अपने माता पिता को दिखाता है, जो कि घर देखकर खुश भी होते हैं। लेकिन यहाँ पर शक्ति के पिता उससे ये भी कहते हैं कि अपने पुराने घर में क्या बुराई थी बेटा, जो तुमने ये नया घर ले लिया। शक्ति कहता है कि पापा, हम कब तक उसी पुराने और छोटे घर में रहेंगे? हमें अपना स्टेटस के हिसाब से अपना लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाना चाहिए। बाकी आप बैंक के लोन और इंस्टॉलमेंट्स की चिंता मत करो, वो मैं मैनेज कर लूंगा। दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या लगता है, यहाँ कौन सही है, शक्ति या उसके पिता? कमेंट्स में बताना बाद में। खैर, इसी तरह एक दिन शक्ति को यह भी पता चल जाता है कि जिस कंपनी में उसने पैसे लगाए थे, उसमें 4 साल तक इन्वेस्टेड रहने के कारण शक्ति का इंटरेस्ट 12% से बढ़कर अब 18% हो गया है। इस पर उस कंपनी का एजेंट शक्ति से और 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने के लिए बोलता है, ताकि आने वाले फ्यूचर में उसका पैसा और बढ़ जाए। लेकिन शक्ति कहता है कि मैं 50 लाख से ज्यादा का इंतजाम नहीं कर सकता। तो एजेंट कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं 4 अलग अलग बैंक से तुम्हें 25-25 लाख रुपए लोन दिलवा दूंगा और तुम फिर उन पैसों को इन्वेस्ट कर देना। इस चीज के लिए शक्ति भी मान जाता है, जो कि शायद दोस्तों उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। इन्हीं सब के बीच शक्ति के लिए शादी का एक और रिश्ता आता है, जहां लड़की जॉब भी करती है और उसकी इनकम 1.5 लाख रुपए महीने है। अब शक्ति को उस लड़की को देखने जाना था, क्योंकि ये लड़की शक्ति की इकलौती कंडीशन को पूरा कर रही थी। लेकिन ऑफिस में किसी अर्जेंट काम की वजह से वो जा नहीं पाता। बाकी वो अपनी माँ बहन को लड़की देखने के लिए भेज देता है और उनसे साफ कह देता है कि मेरी जो कंडीशन है बस उसका ध्यान रखना, बाकी लड़की चाहे जैसी भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो बस फिर क्या था, शक्ति के बिना उसका पूरा परिवार लड़की के घर उसको देखने पहुंच जाता है, जहां पर लड़की को अंकल सभी को लड़के से मिलवाते हैं। और लड़की का नाम होता है शिवानी। शिवानी की मां असल में अमेरिकन है दोस्तों, और पिता इंडियन, इसीलिए शिवानी दिखने में काफी खूबसूरत थी। मगर जब शिवानी न्यू जर्सी में थी, तब अचानक से हुई 2 गैंग्स की शूटिंग के कारण उसके माता पिता मारे गए और शिवानी का उसके अंकल के अलावा कोई था भी नहीं, इसलिए उन्होंने उसको आगे ख्याल रखा। अब यहाँ पर इससे पहले कि शक्ति के घर वाले लड़की को अपनी कंडीशन के बारे में बताते, इससे पहले शिवानी कह देती है कि मैं शादी के बाद जॉब नहीं करूंगी और यही मेरी इकलौती शर्त है। बस दोस्तों, ये सुनते ही शक्ति की बहन और पिता एकदम से निराश हो जाते हैं। लेकिन शक्ति की माँ यहाँ पर कहती है, कोई बात नहीं बेटा, मेरा बेटा इतना कमा लेता है कि वो सबका ख्याल रख लेगा। और इस तरह शक्ति की माँ इस रिश्ते को हाँ कर देती है। लेकिन शक्ति की बहन उसको रोकती भी है, लेकिन माँ कहती है तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी, बस तुम मेरा साथ देना, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरे बेटे की शादी कभी नहीं हो पाएगी। रिश्ता पक्का करके आने के बाद ये बात घर वाले शक्ति को बताते हैं और उससे शिवानी की मंथली सैलरी भी बताते हैं। ये सुनकर शक्ति खुश हो जाता है और वो भी शादी के लिए हाँ कर देता है। इस पॉइंट पर भी शक्ति के पिता उससे पूछते हैं, बेटा क्या तुम्हारे लिए पैसे ही जिंदगी है? प्यार, सम्मान, अपनापन, क्या ये सब जरूरी नहीं है तुम्हारे लिए? तो शक्ति कहता है कि देखो पापा, मैंने आपसे पहले भी कहा है, अगर इस दुनिया में सरवाइव करना है तो पैसे को अहमियत देनी ही पड़ेगी। तो शक्ति के पिता जवाब देते हैं कि मैं चाहता था कि तुम्हारा रिश्ता मेरा और तुम्हारी माँ के रिश्ते की तरह हो, लेकिन तुम्हारे जनरेशन की सोच ही अलग है, कहकर वो चले जाते हैं। इसके बाद शक्ति अपनी माँ से शिवानी का नंबर और सोशल मीडिया आईडी मांगता है। तो उसकी माँ बताती है लड़की सिंपल कीपैड फोन इस्तेमाल करती है, वो ना तो सोशल मीडिया पर है और ना ही व्हाट्सएप पर। वो तुमसे पहले फेस टू फेस मिलेगी, उसके बाद तुम उसी से नंबर ले लेना, कल तुम उससे जाकर मिलो। यहाँ बात को बीच ही में काटते हुए शक्ति की बहन कह देती, भाई
तुमने आज तक 8 लड़कियों को रिजेक्ट किया है, लेकिन वो 10 लड़कों को रिजेक्ट कर चुकी है। तो उससे गलती से भी अब सैलरी के बारे में ना पूछो तो बढ़िया ही रहेगा, क्योंकि फिर उसको लगेगा कि तुम उसके पैसे की वजह से उससे शादी कर रहे हो। अब शक्ति कहता है कि मुझे क्या ही जरूरत है कुछ पूछने की, जब मुझे उसकी सैलरी का पैकेज ऑलरेडी पता है। फिर क्या था, अगले ही दिन शक्ति शिवानी से मिलने के लिए पहुंच जाता है। फिर दोनों की बातें भी शुरू हो जाती हैं और कुछ ही दिनों में दोनों की शादी भी हो जाती है दोस्तों। हाँ, इसके बाद सुहाग रात के समय शक्ति शिवानी को एक प्रेजेंटेशन दिखाता है जो कि उसने अपनी होने वाली बीवी के लिए बनाई थी। इस प्रेजेंटेशन में शक्ति ने एक्सप्लेन किया होता है कि आखिर उसकी और उसकी पत्नी की सैलरी से कैसे उनकी लाइफ फ्यूचर में बेटर हो सकती है, और मतलब वो किस उम्र में क्या करेंगे, ये सारी चीजें उसमें होती है। ये चीज देखकर शिवानी एकदम से खड़ी हो जाती है और हैरान भी कि ये क्या है। फिर क्या था दोस्तों, घर में शक्ति बिल्कुल तहलका मचा देती है, जो चीज देखकर शिवानी एकदम से खड़ी होती है और कहती है, देखो मैंने तुम्हारी माँ को पहले ही कह दिया था कि मैं शादी के बाद नौकरी नहीं करूंगी, समझे। तो ये प्रेजेंटेशन दिखाने का क्या मतलब है, यहाँ पर शक्ति के सामने भी अब पूरी सच्चाई आ जाती है कि ये तो नौकरी नहीं करने वाली, और इसने पहले कह दिया था लेकिन माँ ने मुझे बताया नहीं। फिर क्या था दोस्तों, शक्ति घर में तहलका मचा देता है, लेकिन शिवानी अपनी बात पे कायम होती है। और फिर शक्ति अपनी माँ और बहन दोनों पर काफी ज्यादा गुस्सा करता है, लेकिन शक्ति के पिता फिर से उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि बेटा पैसा ही सब कुछ नहीं होता, तुम जो ये सारी चीजें दुनिया को दिखाने के लिए कर रहे हो ना, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मगर दोस्तों शक्ति की समझ में बात कहाँ आने वाली है, वो तो बस अपनी धुन में चला जाता है। खैर सुबह होती है और शिवानी सभी के लिए कॉफी बनाती है। सभी को लगता है कि शिवानी को घर का काम बहुत अच्छे से आता होगा, इसीलिए वो बहुत उम्मीद से उसकी कॉफी का वेट करते हैं। मगर कॉफी पीते ही सब उसे बाहर उगल देते हैं, क्योंकि शिवानी ने कॉफी की जगह उसमें कुछ और पाउडर मिला दिया था। नाश्ता भी शिवानी ठीक से नहीं बनाती दोस्तों, नाश्ता मतलब कुछ और दिखता और स्वाद में कुछ और ही होता। इसके बाद शक्ति अपने ऑफिस में जाकर इस बारे में अपने दोस्तों से बताता है कि कैसे मेरी लाइफ बर्बाद हो गई है यार, क्योंकि मेरी बीवी तो नौकरी करना ही नहीं चाहती और ना ही खाना बनाना उसको आता है। तो उसकी इस बात पर शक्ति के सभी दोस्त उसका लंच टेस्ट करते हैं, जो कि बहुत ही गजब का होता है। मतलब उसका टेस्ट एकदम औसम है दोस्तों। ये देख शक्ति भी लंच को टेस्ट करता है तो उसे खाना काफी स्वादिष्ट लगता है। शक्ति तुरंत फोन मिलाकर इस बारे में अपनी माँ से पूछता है कि मेरे लिए लंच आपने बनाया था या फिर शिवानी ने। तो वो कहती, बेटा मैं क्यों बनाऊंगी, तुम्हारी बीवी ने बनाया, जाकर उससे शिकायत करो कुछ करनी है तो। इतना कहकर वो फोन शिवानी को दे देती है, जिससे फिर शक्ति सवाल करता है कि ब्रेकफास्ट इतना अजीब और खराब, लेकिन लंच इतना अच्छा कैसे। शिवानी कहती है कि अगर मैं पहले ही सब कुछ ठीक से बना देती तो आप लोग मेरे खाने को अप्रिशिएट नहीं करते, इसीलिए मैंने जानबूझकर किया ताकि आप मेरे बनाए खाने को बाद में तारीफ करें, क्योंकि इंसान को कड़वा टेस्ट हमेशा याद रहता है मगर मीठा टेस्ट वो जल्दी भूल जाता है, इसलिए मैंने कॉफी कड़वी बनाई। अब शक्ति दोस्तों अलग अलग तरीके से अपनी बीवी को जॉब करने के लिए राजी करने में लगा होता है। वो शिवानी से कई बार इस बारे में बात भी करता है, लेकिन शिवानी की भी अपनी जिद होती है कि जॉब नहीं करनी तो नहीं करनी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। अब एक दिन शक्ति शिवानी को लेकर अपने एक कॉलीग के बेटे की बर्थडे पार्टी में जाता है, जिसकी बीवी वही लड़की होती है जिसे शक्ति ने मूवी की शुरुआत में रिजेक्ट किया था। और उस लड़की को जब ये पता चलता है कि शक्ति की वाइफ कोई जॉब नहीं करती बल्कि वो होम मेकर है, तो वो शक्ति को काफी सुनाती है कि तुम्हारे साथ ऐसे होना चाहिए था। अब शक्ति तो इस बात का गुस्सा रास्ते भर शिवानी पर निकालते हुए आता है, जिस कारण घर पहुंचते पहुंचते दोनों की लड़ाई भी हो जाती है। टॉपिक दोस्तों वही होता है, मतलब शक्ति चाहता है कि शिवानी जॉब करे और शिवानी भी अपने मन मुताबिक जीना चाहती है बिना जॉब किए हुए। वो इसीलिए तो अमेरिका से इंडिया आई थी ताकि एक पीसफुल लाइफ जी पाए और घर को संभाले। अब यहाँ शक्ति का अपनी पत्नी के प्रति बर्ताव देखकर उसके पिता शक्ति से कहते हैं कि बेटा जिंदगी और पैसे दो अलग अलग चीजें होती हैं। पैसा जिंदगी का छोटा सा हिस्सा है, पूरी जिंदगी नहीं। ऐसे कंपैरिजन और कंपटीशन में फर्क होता है, और जिसे तुम कंपटीशन समझ रहे हो वो असल में कंपैरिजन है। इस चीज को समझो और अपनी जिंदगी में से उतारो। जिंदगी खुशी से जीने के लिए पैसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, समझे। अपने पिता की ये सब बातें सुनकर अपने पिता को ही ये शक्ति उल्टा जवाब दे देता है। कहता है कि आप अपने जमाने की सोच अपने तक ही रखो, मुझे नहीं चाहिए आपकी सोच। मुझे अगर रोना ही है तो मैं मर्सिडीज में बैठकर रो लूंगा, कम से कम अच्छा तो लगूंगा। आप सबने मुझे मिलकर धोखा दिया और मेरी जिंदगी खराब कर दी शादी करवाकर। अब अगली सुबह ऑफिस में शक्ति की टीम का एक मेंबर उसे बताता है कि अभी जो प्रोजेक्ट चल रहा है उस पर मैंने काफी मेहनत की है, फिर भी मैनेजर मुझे बेंच पर बैठा रहा है जबकि मेरी परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। शक्ति अब इस बारे में मैनेजर से बात करने के लिए जाता है। अब मैनेजर तो एकदम घटिया टाइप का आदमी है दोस्तों, उसने जानबूझकर ऐसा किया था ताकि वो इस प्रोजेक्ट को अपने पसंदीदा बंदों को दे पाए, जो कि उसकी दिन भर चाटते रहते हैं। उससे टैलेंट से कोई लेना देना है ही नहीं। इस बात को लेकर शक्ति की मैनेजर से काफी बहस भी होती है, मगर मैनेजर अपना फैसला नहीं बदलता तो शक्ति भी हार कर बाहर आ जाता है उसके केबिन से। अब एक दिन सुबह सुबह शक्ति को न्यूज के जरिए ये पता चलता है कि जिस कंपनी में उसने पैसे इन्वेस्ट किए हुए थे वो असल में फ्रॉड कंपनी थी। उसका मालिक फ्रॉड चल रहा है, पर कुछ लोगों को पकड़ा गया है। बाकी जिन्होंने पैसे लगाए उनके पैसे अब डूब चुके थे, जिसमें शक्ति का भी पैसा शामिल था दोस्तों। और ये न्यूज सुनते ही शक्ति के जैसे पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो तुरंत उस आदमी के पास जाता है
जिसके जरिए शक्ति इस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करता था, मगर अब वो भी पुलिस के द्वारा पकड़ा जा चुका है, जिस कारण अब शक्ति के पैसे पूरी तरह डूब चुके थे और उन्हें वापस आने का कोई जरिया ही नहीं बचा था। अब जिस कंपनी में शक्ति ने पैसे लगाए थे, उसी जगह पर दोस्तों उसके एक और कॉलीग ने पैसे लगाए थे, जो कि इस खबर को बर्दाश्त नहीं कर पाया और छत से कूदकर उसने जान दे दी। ये देख तो शक्ति बुरी तरह से डर जाता है। इसी बीच शक्ति का मैनेजर शक्ति पर डेटा को किसी अदर कंपनी से शेयर करने यानी कि डेटा ब्रीच करने का इल्जाम लगाकर ऑफिस से ही निकाल देता है। ये करके दोस्तों उसने शक्ति से अपना बदला भी ले लिया होता है, लेकिन शक्ति भी कुछ कर नहीं पाता, इसीलिए उसको जॉब छोड़नी पड़ जाती है। शक्ति उसके बाद घर आता है तो सभी वहां पर खुशी खुशी साथ बैठे होते हैं, जो कि शक्ति को नहीं अच्छा लगता और वो अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन अपने परिवार पर निकाल देता है। शक्ति का ये बर्ताव उसके घर में किसी को भी अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं। शक्ति ने अपनी ईएमआई भी पे नहीं की होती है, जिस कारण अब उसके घर में गुंडे पैसे मांगने आने लग जाते हैं। ऊपर से बैंक के कॉल्स, शक्ति के ऑफिस के दोस्त भी उसका कॉल तक नहीं उठाते, क्योंकि उन्हें पता है कि ये पैसे ही मांगेगा। इसीलिए शक्ति चोरी से घर के गहने गिरवी रखवा कर सबकी ईएमआई दे देता है और ये चीज शिवानी देख लेती है। यहाँ वो सब कुछ पता करती है कि आखिर खेल क्या है और इस बारे में वो शक्ति से बात करने की सोचती भी है, लेकिन शक्ति उससे अब भी काफी रूडली बिहेव करता है और उसकी एक बात नहीं सुनता। इसीलिए आखिर में थक हार कर शिवानी जॉब पर जाने का फैसला कर लेती है और अब वो जॉब पर जाने लग जाती है, क्योंकि शक्ति के पास कोई जॉब नहीं है, घर कैसे चलेगा। इधर शक्ति को उस स्कैमर कंपनी के मालिक का पता चलता है तो वो तुरंत उससे मिलने पहुंच जाता है। शक्ति उससे अपने पैसे वापस भी मांगता है कि वापस कर मेरे पैसे, तो कंपनी का मालिक शक्ति को पैसे देने से इंकार कर देता है। साथ ही वो शक्ति को अपने गुंडों के जरिए बाहर फेंकवा देता है, जिसके बाद शक्ति पुलिस स्टेशन जाकर ये सारी चीजें बता देता है और इस कंपनी के मालिक के खिलाफ कर देता है केस, जिस पर शक्ति का वकील उसे समझाता भी है कि ये करने से तुम्हें खतरा भी हो सकता है, लेकिन शक्ति नहीं सुनता। इसके बाद शक्ति रोड पर चलते चलते अचानक वहीं बेहोश हो जाता है। तब दोस्तों एक गरीब आदमी उसे अपनी झोपड़ी में लेकर आता है, तो जब शक्ति को होश आता है ना, तो यह आदमी शक्ति को चाय ऑफर करता है। तब शक्ति देखता है कि कैसे यह आदमी अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ छोटी सी जगह में रह रहा है और एक तरफ वो है जिसने घर छोटा होने की वजह से घर बदलना चाहा। अब शक्ति सब कुछ समझ गया था। वो इस आदमी को धन्यवाद बोलने के बाद पूछता है, आखिर तुम इतनी छोटी जगह में रहते कैसे हो? तो वो आदमी कहता है कि सर, ये जिंदगी को ज्यादा सीरियस मत लीजिए, नहीं तो ये जिंदगी हमें सीरियस कर देगी। बस यही मान लीजिए कि हम सब गधे हैं। अगर चादर छोटी पड़ जाती है ना, तो मैं अपने पैर सिकोड़ना ही सही समझता हूँ, बाहर डालने की नहीं सोचता मैं, क्योंकि जो है उसी में एडजस्ट करना पड़ेगा। अब ये बातें सुनकर काफी हद तक शक्ति भी समझ जाता है कि वो क्या गलत कर रहा है। अब शायद शक्ति को जिंदगी का असली मतलब समझ आ रहा है, इसलिए वो सीधा मंदिर जाता है, जहाँ पर जैसे ही शक्ति आंख बंद करता है वैसे ही उसको एक बच्चे की आवाज आती है। मुसीबत पड़ने पर लोग अक्सर भगवान के पास आखिर में क्यों आते हैं, पहले क्यों नहीं आते? इतना सुनते ही शक्ति आंखें खोलता है तो उसके सामने एक 10 साल का बच्चा खड़ा होता है, जिसकी वेशभूषा किसी पंडित की तरह है। दोस्तों, ये बच्चा शक्ति से कहता है कि हम जो भी सुख या दुख अपने जीवन में भोगते हैं, वो हमारे ही अच्छे या बुरे कर्मों और फैसलों का परिणाम होता है। जैसे तुमने लालच किया और अब तुम्हें उसकी वजह से दुख झेलना पड़ रहा है, मगर जानते हो, ये जिंदगी इस सुख दुख के परे देखने के लिए ही भगवान ने हमें दी है, क्योंकि ये सुख दुख बस एक माया है जो कि हमेशा नहीं रहता। कभी दुख जाता है तो कभी सुख आता है, और सुख जाता है तो दुख आता है। हमें हर भाव में सामान्य रहना चाहिए, नहीं तो इंसान बहुत कुछ खो देता है, जैसे कि तुमने खोया। आगे ये बच्चा बोलता है कि तुमने जो खोया है वो पैसे नहीं, बल्कि तुम्हारा परिवार है। जिन लोगों ने तुम्हारा हमेशा साथ दिया, आज उन्हीं लोगों को तुम अपना दुश्मन समझते हो। जाओ अपने बिखरे हुए रिश्तों को समेटो पहले। इतना कहने के बाद ये बच्चा शक्ति को प्रसाद खाने के लिए बोलता है, और जैसे ही शक्ति प्रसाद खाता है वैसे ही अगले पल वो बच्चा वहां से गायब। यहाँ पर एक तरह से शक्ति की मदद भगवान ने की थी, क्योंकि वो भगवान के सामने आकर सरेंडर हो गया था। अब शक्ति को समझ आ गया है कि उसे क्या करना चाहिए। वो सीधा अपने घर जाता है, जहां उसे देखते सभी लोग अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। शक्ति सभी से कहता है कि आप लोग प्लीज कमरे से बाहर ना निकलना, क्योंकि मैं आपकी आंखों में देखकर बात नहीं कर पाऊंगा। मैं आप सभी से माफी मांगने नहीं आया हूँ, बल्कि आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले थैंक यू शक्ति अपने पिता को बोलता है, क्योंकि उन्होंने शक्ति को कई बार समझाया, लेकिन उसने उनकी एक न मानी और ऊपर से उनके साथ बदतमीजी भी की। जिंदगी का सही मतलब दिखाने के लिए वो अपने पिता को थैंक यू बोलता है। दूसरा थैंक यू वो अपनी माँ को बोलता है, जिन्होंने उसकी शादी धोखे से शिवानी के साथ करवाई थी, लेकिन शक्ति ने उनसे भी बदतमीजी से बात की। पर अब वो समझ चुका है कि माँ अपने बच्चे के लिए हमेशा अच्छा ही सोचेगी। फिर अगला थैंक यू वो अपनी बहन को करता है, जिसने उसको चलना सिखाया, और जब भी उसको चोट लग जाती थी तो उसकी बहन शक्ति की चोट पर अपना थूक लगाकर उसको मलहम की तरह दर्द कम करवाने की कोशिश करती थी। बहन का प्यार, इस तरह उसका ख्याल रखने के लिए शक्ति अपनी बहन का शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद आखिरी थैंक यू वो कहता है
अपनी पत्नी शिवानी को, जो कि इतना सब होने के बावजूद उसे छोड़कर नहीं गई। उसने अपने पति पर विश्वास रखा। इस विश्वास को कायम रखने के लिए शक्ति उसको धन्यवाद बोलता है। ये सारी बातें सुनकर सभी इमोशनल हो जाते हैं और बाहर निकलकर शक्ति से गले लगा लेते हैं। इधर जो शक्ति के मैनेजर ने डेटा ब्रीच का इल्जाम उस पर लगाया था, उसकी सच्चाई सबके सामने आ जाती है और मैनेजमेंट उल्टा मैनेजर को ही दोषी करार देकर फायर कर देती है और शक्ति को उसकी नौकरी पर वापस रख लिया जाता है। अब एक दिन जब शक्ति नौकरी पर जाता है तो शिवानी कहती है, मुझे मेरे ऑफिस छोड़ दो। तो शक्ति कहता है कि अरे तुम चाहो तो अपनी जॉब छोड़ सकती हो, मैं खुद संभाल लूंगा। शिवानी भी कहती है कि 1-2 महीने कर लेती हूँ, तब तक सब कुछ ट्रैक पर आ जाएगा, उसके बाद छोड़ दूंगी। यहाँ पे शक्ति का जीजा भी दुबई से आ जाता है, जिसको देखकर सभी बड़े खुश होते हैं। अब शक्ति के साथ पैसों का इतना बड़ा स्कैम हो गया, ये उसके जीजा को भी पता होता है। तो वो शक्ति से पूछता है कि भाई तू इन सब चीजों से बाहर कैसे निकला, क्या तेरे पैसे वापस मिल गए तुझे? शक्ति बताता है कि ये सब मेरी पत्नी की वजह से हो पाया, उसी की वजह से मैंने अपना सारा पैसा कर्जा चुका दिया और अब मैं एकदम फ्री हूँ। असल में दोस्तों, शक्ति की बीवी ने उसकी मदद करने के लिए अपनी प्रॉपर्टी बेच दी थी ताकि शक्ति पर कोई प्रेशर ही ना आए। इसीलिए शक्ति के साथ पूरा परिवार शिवानी को बहुत प्यार करता है, क्योंकि वो सच में लक्ष्मी है जो कि अपने परिवार को साथ में लेकर चलना जानती है। बाकी जो केस शक्ति ने किया था उसको वापस लेने की धमकी भी शक्ति को मिलती है, लेकिन वो केस वापस लेने से इनकार कर देता है। इसी के साथ होती है ये मूवी खत्म। बाकी दोस्तों आप बताइए आपको कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।